हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे स्विट्जरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन। लास्ट सेशन में हमने स्विट्जरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन की डेवलपमेंट की एंड आज हम इस सेशन में करेंगे सेलिएंट फीचर्स ऑफ प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्विट्जरलैंड। प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि स्विट्जरलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको थर्ड टाइम फ्रेम किया गया था। पहले 1848 में, फिर 74 में एंड जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है वो 2000 में फ्रेम हुआ है। इसीलिए इसको हम प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हैं। जो स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक न्यूट्रल कंट्री है एंड इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डिफाइन करता है कि स्विट्जरलैंड किस तरह रहेगा एक सेकुलर स्टेट के रूप में, जिसमें म्यूचुअल लव अंडरस्टैंडिंग के साथ वो ग्रोथ डेवलपमेंट करना चाहते हैं। तो इसकी फीचर्स क्या है? फर्स्ट वन इज रिटर्न एंड इनएक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। जो स्विट्जरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है ये भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। फर्स्ट टाइम 1848 में इसको लिखा गया था और ये बहुत ही लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में 197 आर्टिकल्स हैं जो इसको लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तरह प्रेम्बल से स्टार्ट होता है एंड इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट्स हैं इनको ये टाइटल्स कहते हैं। 6 टाइटल्स हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन को बताया गया है, सिटीजन्स के राइट क्या है, डेमोक्रेसी कैसी होगी, रिपब्लिक कैसी होगी, कैसे कैंटन्स का रूल चलेगा, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स है एंड अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करना है वो भी सब कुछ इनमें डिफाइन किया गया है। ये इनएक्टेड है, ये ऐसा नहीं है टाइम के साथ डिवेल्प हुआ है, इसको ह्यूमन ने खुद बनाया है। फर्स्ट टाइम इनेक्ट किया गया था इन 1848 में, उसके बाद टोटली चेंज कर दिया गया 1874 में, जिसको कहते हैं ड्रास्टिक चेंज इन 1874। ये सब कुछ क्यों किया गया था? क्योंकि ये चाहते थे जो फेडरल है, जो सेंटर है, इसको ज्यादा पावर्स देनी चाहिए और इसको नया कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें और ज्यादा फेडरल पावर्स देने की जरूरत थी, सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत थी। इसीलिए 98 में ये कॉन्स्टिट्यूशन नया बनाते हैं, फिर रेफरेंडम होता है और जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है 1 जनवरी 2000 से इन फोर्स में आता है। इस तरह आज जो स्विट्जरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन वर्क कर रहा है, जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है 2000 वाला, यही वर्क करता है जिसके अकॉर्डिंग स्विट्जरलैंड का एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कर रहा है। नंबर 2, इट स्टार्ट्स विद प्रेम्बल। ये प्रेम्बल से स्टार्ट होता है। प्रेम्बल को हम कहते हैं मिरर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो प्रेम्बल में डिफाइन किए जाते हैं। अगर हम प्रेम्बल रीड करते हैं, उसको रीड करने से हमको पता चल जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी और कैसी प्रोविजंस होंगी। तो प्रेम्बल एक्सप्रेस करता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो इसका प्रेम्बल है वो लिबर्टी को, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ करने की बात करता है और ये कहते हैं हम डिफरेंट रेस के, रिलीजन के, लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, हम डाइवर्स हैं, लेकिन डाइवर्सिटी में भी यूनिटी के साथ रहना इस चीज को ये डिटरमिन करता है। एंड ये कहता है हमने सिर्फ प्रेजेंट के बारे में नहीं सोचना, हमारे फ्यूचर जनरेशन है, हमने इनको देखकर ग्रोथ करनी है, डेवलपमेंट करनी है, ट्रीटिस करनी है। इसीलिए तो स्विट्जरलैंड न्यूट्रलिटी की पॉलिसी को अडॉप्ट करता है। दे सेड वी आर रिस्पांसिबल टुवर्ड्स आवर फ्यूचर जनरेशन। इसलिए इसका प्रेम्बल डिफाइन करता है म्यूचुअल लव, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पांसिबिलिटी को। नेक्स्ट इज रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। जो स्विट्जरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है ये दुनिया का बहुत ही रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लेकर आना है वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज भी रेफरेंडम के थ्रू ही होता है एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने की प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी होती है, 2 टाइप्स की अमेंडमेंट है, टोटल रिवीजन एंड पार्शियल रिवीजन। इन दोनों में ही
रेफरेंडम होता है, रेफरेंडम का मीन है कि आम लोगों से राय ली जाती है कि हम इसको चेंज करना चाहते हैं, क्या आप सहमति देते हो या नहीं देते हैं। अगर रेफरेंडम के थ्रू अप्रूवल आती है तभी रिवीजन की जाएगी, अदरवाइज रिवीजन नहीं की जाएगी। तो इसकी रिवीजन कैसे की जाती है, अमेंडमेंट ऑफ स्विट्जरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन, जो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे इन डिटेल। नेक्स्ट इज रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन। जो स्विट्जरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है ये रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, लाइक दिस ये भी एक रिपब्लिकन कंट्री है। इन फैक्ट सबसे पुरानी रिपब्लिकन कंट्री है जो 13th सेंचुरी से रिपब्लिक है, लेकिन इसका कॉन्स्टिट्यूशन 1848 में बनाया गया था। लेकिन अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन 1789 में बनता है, इसीलिए अमेरिका को कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले रिपब्लिकन कंट्री कहा जाता है। तो ये यूरोप में अकेली कंट्री है जो रिपब्लिकन कंट्री थी, और रिपब्लिक कंट्री जिसमें एक किंग का रूल नहीं, ये कहते हैं जो स्टेट अफेयर्स है, स्टेट अफेयर्स हम सब सिटीजन का काम है, एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। ये कहते हैं जो स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन है हम सब मिलकर ही चलाएंगे। तो पावर्स हैं जो एक पर्सन के हाथ में कंसंट्रेट नहीं करने देना चाहते। तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के कॉन्सेप्ट को, रिपब्लिकन कॉन्सेप्ट को मानते हैं। नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ स्विस कॉन्स्टिट्यूशन। जो स्विस कॉन्स्टिट्यूशन है इसका डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। स्विट्जरलैंड को जाना ही इसलिए जाता है, स्विट्जरलैंड को कहते हैं हम होम ऑफ द डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अगर कोई पूछता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहीं प्रिवेल करती है तो सीधा सीधा स्विट्जरलैंड का नाम ही हमारे मन में आता है कि स्विट्जरलैंड में जैसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो वर्ल्ड में कहीं भी प्रिवेल नहीं करती है। तो वहां पर जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं इनको पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट ओनली एंड ओनली स्विट्जरलैंड में ही दी जाती है, क्योंकि वहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रिवेल करती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी की 3 डिवाइसेस है वो भी स्विट्जरलैंड में यूज की जाती है। इनिशिएटिव जिसके थ्रू आम लोग हैं वो 1 लाख वोटर्स हैं, वो पार्लियामेंट में प्रपोजल ला सकते हैं कि हम क्या चेंज करना चाहते हैं। रेफरेंडम होता है, लैंडस्लाइड होता है जिसमें ओपन असेंबली होती है। इस तरह स्विस कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेटिक है। और जो ये इनिशिएटिव्स हैं, रेफरेंडम है, ये एस्पेक्ट्स है, मैंने इसकी अलग से वीडियो बना रखी है, एस्पेक्ट्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अगर आप इन टॉपिक्स के बारे में नॉलेज लेना चाहते हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जिससे आप इनको स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट इज फेडरल पॉलिटी। फेडरल पॉलिटी जैसे इंडिया क्या है, फेडरल कंट्री है, वैसे ही स्विट्जरलैंड भी फेडरल कंट्री है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर क्या करता है, कॉन्फेडरेशन। ये कहते हैं हम कॉन्फेडरेशन है, लेकिन कॉन्फेडरेशन बहुत ही लूज कॉन्फेडरेशन होता है जिसमें मेंबरशिप विड्रॉ की जा सकती है। लेकिन आज के टाइम में ये फेडरलाइज हो चुका है, लेकिन इनके कॉन्स्टिट्यूशन में स्टिल कॉन्फेडरेशन है, इस वर्ड को ही यूज किया जाता है। फेडरेशन क्या होती है, कॉन्फेडरेशन क्या है, इसकी डिफरेंस क्या है, इसकी भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एंड स्विट्जरलैंड में जो फेडरलिज्म है इसमें 20 फुल कैंटन्स हैं एंड 6 हाफ कैंटन्स हैं। इसमें 26 कैंटन्स हो जाते हैं जो फेडरलिज्म को बनाते हैं। इसमें डबल पॉलिटी, डबल सिटीजनशिप, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट, ये सब कुछ है जो डिफाइन करता है कि स्विट्जरलैंड एक फेडरल कंट्री है। नेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। वहां पर जो फंडामेंटल राइट्स हैं इसकी बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल दी हुई है। वहां पर स्विट्जरलैंड में जो फंडामेंटल बेसिक राइट्स है उसके कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है। बेसिक राइट्स कहा जाता है वहां पर, जिसमें सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल स्फीयर्स ऑफ फ्रीडम है, इन सबको इंक्लूड किया गया है।
वहां पर जो फंडामेंटल राइट्स है वो बहुत ही ज्यादा डिफाइन किए गए हैं, जिससे लोगों को फ्रीडम दी गई है। नेक्स्ट इज प्लूरल एग्जेक्टिव। ये क्या है? ये स्विट्जरलैंड का एक यूनिक मॉडल है जो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी प्रिवेल नहीं करता। यूनिक मॉडल ऑफ प्लूरल एग्जेक्टिव। किसी कंट्री में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और कहीं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन वहां पर एक पर्सन को सभी पावर्स नहीं दी गई है। वहां पर प्लूरल एग्जेक्टिव की फॉर्मेशन की गई है, जिसमें जो गवर्नमेंट है उसमें एग्जेक्टिव में 7 मेंबर्स होते हैं जो आपस में मिलकर कलेक्टिव डिसीजन लेते हैं। इनके इक्वल राइट्स हैं, इक्वल सैलरीज है, अलाउंसेस है, और जो प्रेसिडेंसी है वो भी रोटेशनल है, 1 साल के लिए ही इन 7 मेंबर्स में से एक को प्रेसिडेंसी दी जाती है। इस तरह वहां पर कोई भी एक सिंगल प्रेसिडेंट नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, प्लूरल एग्जेक्टिव के थ्रू वर्क करता है। एंड सिर्फ जो स्विट्जरलैंड है इसमें ही सक्सेसफुली वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट इज बाइकैमरल लेजिस्लेचर। स्विट्जरलैंड में भी बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। इसका अपर हाउस है एंड लोअर हाउस है। अपर हाउस को जो अमेरिका की तरह सेनेट कहते हैं, जिसमें क्या होता है, जितने भी कैंटन्स है इनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी गई है। जो फुल कैंटन्स है इनके 2 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और जो हाफ कैंटन्स हैं इनके 1 रिप्रेजेंटेटिव होता है। एंड जो लोअर हाउस है इसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है, जिसमें पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेशन दी गई है। नेक्स्ट इज प्रोविजन ऑफ फेडरल सुप्रीम कोर्ट। फेडरल सुप्रीम कोर्ट है, जैसे अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट है वैसे ही वहां पर भी फेडरल सुप्रीम कोर्ट है, जो हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है। इनमें जो जज है, जज को इलेक्ट कैसे किया जाता है, इन द ज्वाइंट मीटिंग्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ फेडरल पार्लियामेंट। और जो फेडरल पार्लियामेंट है इनके दोनों हाउसेस को इक्वल पावर्स दी गई हैं। एंड नेक्स्ट इज प्रोविजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स। वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स हैं, इनकी भी प्रोविजंस है। एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स होती हैं, जिसमें जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो ही डिसीजन ले लेते हैं। उसमें कहा गया है जितने भी पर्सन हैं सभी इक्वल है बिफोर लॉ, एंड किसी के साथ भी रेस, कलर, रिलीजन के नाम पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट इज रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉज एंड ट्रीटीज। इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी की जो बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं। इनका कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन भी इंटरनेशनल ट्रीटीज के अकॉर्डिंग, पीस के अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग ही फ्रेम किया जाता है। ये एक न्यूट्रल कंट्री है, लेकिन फिर भी ये इंटरनेशनल लॉ को वायलेट नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज नेशनल लैंग्वेज एंड सेक्युलर स्टेट। वहां पर 4 नेशनल लैंग्वेज हैं, जैसे जर्मन, फ्रेंच, इटालियन एंड रोमैन। इसमें से जर्मन बोलने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं, और जितने भी पर्सन्स हैं हर एक पीपल को मैंडेटरी है कि इनमें से 2 लैंग्वेज आनी चाहिए। इस तरह वहां पर 4 नेशनल लैंग्वेज हैं। एंड वहां पर चाहे तो हम कहें कि क्रिश्चियन है वो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे प्रीडोमिनेंट रिलीजन है, फिर भी जो सेकुलर स्टेट है वहां पर कोई भी रिलीजन को अडॉप्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन। ये वर्ल्ड का बहुत ही लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन है। ये लिबरल पोल फिलोसफी है, इसको अपना रहा है जो 19th सेंचुरी में आई थी, जिसमें पॉजिटिव लिबर्टी की बात कही गई थी, जिसमें कहा गया था कि एक ह्यूमन को उसके वेलफेयर के लिए लिबर्टी प्रोवाइड करानी ही पड़ेगी। तो ये एक इंडिविजुअल को बहुत फ्रीडम देती है, उसकी पर्सनल लिबर्टी है, इसका बहुत ही ध्यान रखते हैं कि उसकी पर्सनल लिबर्टी है, इसको कोई भी लॉ है उसको वायलेट ना करे। नेक्स्ट इज स्विस न्यूट्रलिटी। स्विस माना ही इसलिए जाता है
कि स्विस बहुत ही न्यूट्रल कंट्री है। इंटरनेशनल लेवल पर इन्होंने 200 ईयर से न्यूट्रलिटी को अपना रखा है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है, सेकंड वर्ल्ड वॉर होती है, उसमें बीच न्यूट्रल रहते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी उसमें बीच न्यूट्रल रहते हैं। ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर भी 2002 में बनते हैं, वो भी रेफरेंडम कराने के बाद। ये इतना न्यूट्रल है, अगर इंटरनेशनल लेवल पर कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है तो ऑर्गेनाइजेशन स्विट्जरलैंड की एक सिटी है जिनेवा, वहां पर ही कराई जाती है, क्योंकि स्विस है, स्विस न्यूट्रल है, इसमें हर एक कंट्री पार्टिसिपेट कर पाती है। तो स्विस को न्यूट्रलिटी के लिए ही माना जाता है। जो इसके कॉन्स्टिट्यूशन की स्पेशल फीचर है, जो अपनी न्यूट्रलिटी को सिंस 1815 से संभाल कर रख रहा है, और इसने यूनाइटेड नेशन को 2002 में ज्वाइन किया था। जो इसकी न्यूट्रलिटी है पॉजिटिव न्यूट्रलिटी है, जिसका मीनिंग क्या है, ये नाटो का जो किसी अलायंस का मेंबर नहीं है, लेकिन जैसे इंटरनेशनल रेड क्रॉस है उसका मेंबर है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, यूनेस्को का मेंबर है। इस तरह से क्या है, पॉजिटिव न्यूट्रलिटी की पॉलिसी को अडॉप्ट कर है। लेकिन आज के टाइम में स्विट्जरलैंड कह रहा है जो रशिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, इस वॉर को खत्म होना चाहिए, क्योंकि जी ह्यूमन की डिग्निटी को बहुत इंपॉर्टेंस दे रही है। इसमें जी पहली बार कह रहा है कि हम भी रशिया पर सैंक्शन इम्पोज करेंगे। तो जे इस टाइम पहली बार जे कह रहे हैं हम न्यूट्रल हैं, लेकिन अगर ह्यूमन काइंड के वेलफेयर के लिए हमको स्टेप उठाने पर हम वो भी स्टेप उठाने को रेडी हैं। इस तरह हमने किया जो स्विट्जरलैंड है इसके कॉन्स्टिट्यूशन की क्या बेसिक फीचर्स है। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इन द कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।